गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी के विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता किसे कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं। पिछले क्लास में हमने प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में जाना था कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वह समय के साथ दिशा उसकी और परिमाण दोनों क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं तथा उसमें क्या है, पीरियोडिसिटी आवर्तिता होती है। तथा दिष्ट धारा वह धारा है जो क्या है, समय के साथ क्या है, अपरिवर्तित होती है ना। उसकी दिशा क्या है, परिवर्तित नहीं होती, वह दिष्ट धारा कहलाती है। तो अब देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है तो परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित हो जाता है, जिससे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समान ही आवर्ती रूप से परिमाण व दिशा में भी परिवर्तन होते रहता है। क्या कहा गया है, इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। ठीक, कहा गया है कि जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है तो परिपथ के जो दो सिरे होते हैं उनके बीच वोल्टेज अर्थात विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समान ही होता है और आवर्ती रूप से परिमाण व दिशा में क्या है, वह परिवर्तित होता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण होता है V = V0 sin ओमेगा t, है ना। जहाँ पे V0 क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, और V क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ताक्षणिक मान, और ओमेगा क्या है, ओमेगा t यह क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक, कोणीय वेग जिसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, वह क्या है, ओमेगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है। अब देखते हैं कुछ परिभाषा। ठीक, कि जो ये प्रत्यावर्ती धारा जानने से पहले हमें इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तब हम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहला है आयाम, जिसे क्या कहते हैं, शिखर मान भी कहते हैं। आयाम हमने जाना है पिछले क्लास में, भौतिकी के कक्षा 11वीं में आपने एम्पलीट्यूड तरंग जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे आयाम को पढ़ा ही होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। कहा गया है प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को आयाम या शिखर मान कहते हैं। समीकरण 2 में I0 प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है I = I0 sin ओमेगा t, है ना। यह क्या है, समीकरण 2 है। तो इसमें ये जो I0 है वह क्या है, आयाम या शिखर मान। ठीक, और जैसे कि नीचे में यहाँ पे दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया गया है, तो इसमें ये V0 क्या है, यह क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। ठीक, अब जानेंगे आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन परिपथ में उत्पन्न धारा का मान एक दिशा में शून्य से अधिकतम होकर शून्य हो जाता है। इसके बाद विपरीत दिशा में भी इसका मान शून्य से अधिकतम होकर पुनः शून्य हो जाता है। तो इसे धारा का एक चक्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, कहा गया है, देखिए इसे चित्र से समझते हैं। चित्र में देखिए
यह क्या है, यह बिंदु O है और यह जो जा रही है वह क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक, इसके पास यह क्या है, पुनः शून्य, शून्य के बाद विपरीत दिशा में जाती है और इस प्रकार से इसका गति हो रहा है। यह क्या है, मान लीजिए यह I है ना, I0 और यह है समय t। ठीक, यह क्या है, समय है और यह क्या है, धारा का मान है। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा में आवर्तकाल उसे कहेंगे जब, देखिए यह प्रत्यावर्ती जो धारा है एक दिशा में जाती है, अधिकतम होती है, फिर पुनः वह क्या होती है, शून्य हो जाती है। यहाँ पे आई तो शून्य हो गई, फिर वह पुनः विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत दिशा में अधिकतम होती है और फिर क्या है, पुनः वह चली जाती है शून्य में। तो इस प्रकार से वह एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वह क्या है, उसका आवर्तकाल होता है। इसे हम लोग जोड़ें तो यह बन जाएगा, ऊपर का एक हो जाएगा अर्धवृत्त और नीचे का हो जाएगा अर्धवृत्त। तो इस प्रकार से किसी एक तरंग को पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वह क्या है, वह क्या है, उसका आवर्तकाल होता है t, आवर्तकाल होता है। और यह जो पीक, जहाँ पे तरंग वेव का जो पीक मिल रहा है वह क्या है, इसका शिखर मान, धारा का शिखर मान। ठीक, ये भी क्या है, I0 है। यहाँ पे क्या है, शिखर मान, और इसी को क्या कहते हैं, आयाम भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आवर्तकाल है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र होने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। जैसा कि ये चित्र है, एक चक्र पूर्ण होने में ये ऊपर एक चक्र और नीचे एक चक्र, इसको अलग अलग करें तो यह बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऊपर का एक चक्र फिर नीचे का एक चक्र। और अगर इसको हम लोग पास इधर खिसकाएं, इसको इधर लाएं तो यह क्या है, एक वृत्त के समान बनता है। ठीक, तो समीकरण 1 में t के मान को बढ़ाकर हम लोग t प्लस 2π अपान ओमेगा कर दें, तब भी समीकरण क्या है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, जैसे कि समीकरण होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास है एक समीकरण E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, यह समीकरण दिया है ना। अब जो t का मान है उसे हम लोग बढ़ा दें, t के जगह में रखें t प्लस 2π अपान ओमेगा, यह वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये t है ना। तो यह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा, ये हो जाएगा t प्लस 2π अपान ओमेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा इंटू, इसका क्या है, लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा t प्लस 2π अपान ओमेगा। ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t प्लस 2π, ये आ गया। अब हम लोग को पता है एक फार्मूला, आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 11वीं में गणित वाले। ठीक, एक फार्मूला होता है साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, अर्थात साइन 360 अंश प्लस थीटा, पाई का वैल्यू 180, 180 180 360 है ना।
तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ भी देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन थीटा अर्थात 2 पाई 2 पाई, इसको जमा के लिख देते हैं प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे आया तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, ये सूत्र में रखेंगे तो थीटा के जगह में यहाँ है 2 ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा E0 साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या धारा का आवर्तकाल हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक, जहाँ पे क्या है ओमेगा जो है वह क्या है, धारा अथवा वोल्टेज की कोणीय आवृत्ति होती है। यह सब बातें आप लोग ध्यान रखिए, आगे ये सब काम आएगा। ठीक है, किसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति क्या है उसे देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज 1 सेकेंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को यदि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या कहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति म्यू तथा आवर्तकाल टी हो तो इन दोनों के बीच में सिंपल जो तरंग समीकरण के फॉर्मूले से आता है वह सूत्र है म्यू इज इक्वल टू 1/t, जहाँ पे टी क्या है, आवर्तकाल है। तो इसका या इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू ओमेगा/2 पाई, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई इंटू म्यू। ठीक, तो यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं औसत मान क्या है। चूँकि आधे चक्र में विद्युत धारा एक दिशा में और आधे चक्र में विद्युत धारा क्या है, विपरीत दिशा में चली जाती है। जैसा कि हमने तरंग में जाना कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ ये क्या है, धनात्मक, फिर यह क्या हो जाती है, ऋणात्मक, अर्थात दिशा क्या है, दोनों का विपरीत हो जाता है। तो इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वह क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इसे हम लोग आगे और अच्छे से जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं। ठीक, वर्ग माध्य मूल मान जिसे हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या RMS मान। ठीक, तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। फैराडे के नियम से जूल वाला है ना, जूल के नियम से, जूल हीटिंग जिसे पढ़े हैं पिछले क्लास में, है ना, उत्पन्न ऊष्मा जिसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो उस तार में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित करे उसमें सदैव ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। और प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र में धनात्मक एवं आधे चक्र में क्या है, ऋणात्मक होती है। किंतु इसका वर्ग सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि माइनस का भी जब वर्ग लेंगे तो वह क्या हो जाएगा जी, धनात्मक हो जाएगा। अतः प्रत्यावर्ती धारा उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है। यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा को सदैव उसमें प्रभाव के आधार पर ही मापा जाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्र पर I² के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। इसे IRMS या I इफेक्टिव अर्थात प्रभावी धारा या IV अर्थात आभासी धारा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये यहाँ पे जो
नोटेशन है उसे ध्यान रखिएगा। क्या है, कई बार जो एग्ज़ाम में ये नोटेशन ही दे देता है, सिद्ध कीजिए IV इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो इस प्रकार से, तो अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान के बीच में संबंध। तो सबसे पहले क्या है, मान लो किसी क्षण पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होगा। मान लो किसी क्षण मतलब t समय पर, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, सभी को मालूम चल गया होगा। समीकरण है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, जहाँ पे I क्या है, तात्क्षणिक मान मतलब किसी समय पर, और I0 क्या है, शिखर मान है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक, और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS है, जहाँ और क्या है, और यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान माने I, इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक, RMS, IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर, वर्ग माध्य और मूल, है ना, वर्ग स्क्वायर, माध्य मीन और मूल का रूट। ठीक, तो IRMS लिखते हैं। तो ये IRMS का जो मान होता है, I स्क्वायर RMS का जो मान आता है, वह आता है इंटीग्रेशन ओवर 0 to t I स्क्वायर dt अपॉन t, इतना क्या होता है, आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, I का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे और क्या है, समाकलन कर देना है t के सापेक्ष। ठीक, तो यहाँ पे I का मान रखते हैं समीकरण से, तो I स्क्वायर का मान आ जाएगा, I का मान कितना है, I0 साइन ओमेगा t और स्क्वायर अपॉन t। ठीक, यह वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ पे रखे हैं और इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t, ये हो जाएगा I0 स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t अपॉन t इंटू यहाँ पे dt रहेगा और यहाँ भी रहेगा dt। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है, क्या पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है सभी को। cos थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिए। तो इसको और सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन क्या है, स्क्वायर में है, समाकलन में ही होता है। मैथ्स वाले अच्छा पकड़ पाएंगे इसे। तो देखिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए इधर माइनस में है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे और कॉस थीटा को इधर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर ऋणात्मक है, इधर आएगा धनात्मक, इज इक्वल टू 1 माइनस ये धनात्मक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे 2 रहता है तो पूरे में क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आएगा। आप लोग एक बात समझिए इसे कैसे हुआ है। तो ये मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t आई नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन 2 और टी। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो आगे देखते हैं। हम लोग को पता है, क्या पता है जी, जो t का जो मान होता है वह कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यह वैल्यू इस t में रखने पर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t, यहाँ पे रखेंगे 2 पाई, तो ये हो जाएगा, सॉरी t के जगह में रखना है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, और ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन ये 2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या होगा, आगे आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे क्या है हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई नॉट कांस्टेंट है, उसे कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन, यहाँ से देखिए 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई, और ओमेगा क्या है, ऊपर में चला जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, सॉरी कॉस थीटा को होता है, समाकलन करेंगे तो साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और जो कांस्टेंट रहता है उसका क्या है, नीचे में गुणा हो जाता है। ठीक, यहाँ तो यहाँ है 2 ओमेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 ओमेगा। ठीक, और लिमिट को यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो कितना आएगा लिमिट, यहाँ पे देखिए लिमिट आ जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, अब देखिए लिमिट को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये पाई आ रहा है, तो साइन पाई का साइन के थीटा, तो और ये रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी के जगह में 2 पाई इंटू ओमेगा, है ना, अपॉन 2 ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन का जो भी वैल्यू पाई में आ रहा है, यहाँ साइन पाई आया, मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद है -0, फिर उसके बाद है साइन 0 का वैल्यू माइनस माइनस कुछ भी रहे इधर तो 0 ही आएगा। ठीक है, एक्चुअली माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, है ना, तो इस प्रकार से, और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो बच रहा है मुश्किल से वह क्या है, ये वाला टर्म बच रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा ओमेगा आई 0 स्क्वायर
2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई कटेगा 2 मतलब 4 पाई है तो 2 बच जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो बच के आ रहा है वह है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे जो 2 है वो। तो इस प्रकार से आई आर एम एस का जो स्क्वायर है वह आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस का मान आता है, ये रूट इधर आएगा तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 अपॉन √2। ठीक, तो इसका और थ्योरेटिकल वैल्यू √2 का रखें तो ये आएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई 0। यह जो आता है वर्ग माध्य मूल मान धारा का और शिखर मान के बीच में संबंध है ना। तो इसे आप लोग याद रखिए। यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है उसके शिखर मान का 0.707 गुना होता है। यहाँ पे यह पता चल रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के शिखर मान से 0.707 गुना अधिक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जाना धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच में संबंध। इसी तरह क्या है, प्रभावी वोल्टेज और आरएमएस में संबंध जो दिया गया है उसे भी बनाएंगे। उसमें भी इतना ही आता है, कितना आता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 V0। ठीक, तो ये दोनों सेम ही है। इसे आप बनाएंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं कई बार करेंगे तो क्या है आपसे बनेगा। देखिए इसमें भी जो मान आए हैं वह क्या है, उतना ही आए हैं। V0 इज VRMS का जो मान है वह क्या है 0.707 V0। ठीक, तो इसे आप अपने से बनाएंगे। अब हम लोग मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है वह जान लेते हैं। तो देखिए इस धारा प्रत्यावर्ती धारा में इस धारा की दिशा और मान दोनों क्या है बार बार बदलते रहते हैं, जबकि दिष्ट धारा में क्या होता है, इस धारा की दिशा स्थिर रहती है चाहे उसका मान बदले या ना बदले। और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, यह धारा चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल उसमें प्रभाव प्रदर्शित करती है। ध्यान रखिए जो प्रत्यावर्ती धारा है वह क्या है, केवल उसमें प्रभाव ही व्यक्त करती है, जबकि दिष्ट धारा है वह चुंबकीय रासायनिक और उसमें जो तीनों प्रभाव को क्या है व्यक्त करती है। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत चुंबक बनाने अथवा विद्युत लेपन में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, जबकि विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में क्या है दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। याद रखिए यह धारा प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वह दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, और यह धारा क्या है, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। यह क्या है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, इसका कारण जानेंगे आगे। ठीक, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह चौक कुंडली की सहायता से कम शक्ति व्यय पर नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को ओमीय प्रतिरोध की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु दिष्ट धारा में एक क्या है शक्ति व्यय अधिक होता है। और क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर ही बहता है, जिससे क्या होता है कई बार क्या है त्वचा प्रभाव भी हो जाता है। ठीक है, जबकि यह क्या है तार के समस्त अनुप्रस्थ परिच्छेद में से होकर बहती है। दिष्ट धारा क्या है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर बहती है।
इस धारा को मतलब प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करने के लिए कई मोटे तारों को क्या है भांज कर बनाया गया मोटा तार यूज करते हैं, जैसे कि फेस में यूज करते हैं। गांव में आप लोग को पता है अर्थिंग फेस में जो वायर बिछा रहता है वह क्या है छोटे छोटे तारों को क्या है लपेट कर मोटा बनाया गया होता है। वह क्यों ऐसा किया होता है? त्वचिका प्रभाव से बचने के लिए। ठीक। और दिष्ट धारा में क्या है एक मोटा तार बना होता है जिसमें से क्या होता है धारा प्रवाहित होता है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जानेंगे आगे अगले क्लास में प्रतिरोध प्रतिबाधा क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।